हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी, नेट जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहास के क्वेश्चंस जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम्स में बहुत ही बेनिफिट होगा। हम लोग ना सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बल्कि उन क्वेश्चंस को समझने के लिए उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं, ताकि जब हम लोग तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ें तो हमें वो चीज़ पहले से जानी हुई प्रतीत हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आज का सवाल यही है। तो ये जो सवाल है इसका सही उत्तर होगा जहाँ चित्रकला आप देख रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि चित्रकला का उत्तर क्या होता है, भीमबेटका में ही लगभग 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली जाके आप पहले वो वीडियोस देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पाषाण काल के प्रति क्लियर हो सके, तभी आपको ये सारी चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो 600 गुफाएँ मिली पिछली वीडियो मैंने बताया था, जिसमें से 400 गुफा जो है वह किस काल की है, मध्य पाषाण काल की है ना। तो ये चीज़ है, ये कहाँ से मिली, भीमबेटका से मिली है। तो यहाँ पर जो भी मिला है दोस्तों, यहाँ पर जो शैल चित्रकला मिली है वह किसके मिली हैं, जो चित्र मिले हैं वो किसके मिले हैं, मानवों के मिले हैं, पशुओं के मिले हैं, पक्षी के मिले हैं, जंतु के मिले हैं, है ना, जानवरों के मिले हैं। तो इन सारे चीज़ों की शैल चित्रकला यानी पत्थरों पर चित्रकारी का प्रमाण जो है वो मुझे कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से मिलता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है काल क्रम से लगाएं। तो दोस्तों इसमें सीरियल वाइज है, हालांकि ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ इस टाइप का, पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी हो तो आपको याद होगा। आइए फिर से इन्हें काल क्रम से लगाते हैं दोस्तों। इनमें जो सबसे पहला नंबर पे होगा पूर्व पाषाण काल। हम लोग जानते हैं कि इसी समय से ही हमारा इतिहास शुरू होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो पाषाण काल, और पाषाण काल में भी पूर्व पाषाण काल से ही शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऑप्शन में मध्य नहीं दिख रहा है तो नवपाषाण हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया था, तीसरा मैंने बताया था आपको लौह युग, लगभग 1000 साल पहले। तो ये तीसरा, और लास्ट में फिर चौथा यानी कांस्य युग की शुरुआत हुई। तो 1, 2, 3, 4 यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, नीचे इतिहास के कुछ स्रोतों की सूची दी गई है ना। तो इतिहास के स्रोतों की सूची दी गई है। तो प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व होता है दोस्तों। पुरातात्विक सामग्री क्या होता है, जो उत्खनन से प्राप्त हुई हो। उत्खनन का मतलब क्या होता है, जो खुदाई से प्राप्त हुई हो, उत्खनन से प्राप्त हुई हो, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पुरातात्विक सामग्री। क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक सामग्री। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी चूँकि स्रोत की बात कर रहा है तो यानी इसका जो सही उत्तर 2, 3 इसलिए होगा चूँकि शोध पत्र और प्रकाशित पुस्तकें ये साहित्यिक स्रोत में आता है। दोनों, ये दोनों किस में आता है दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में। यहाँ बात कर रहा है स्रोतों की। तो स्रोत हम जानते हैं 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया आपको ये पुरातात्विक स्रोत, और इसी स्रोत को जो है प्राथमिक स्रोत और प्रामाणिक स्रोत भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि खुदाई से जो भी प्राप्त होता है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतिहास जो है जैसा है वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर जो शोध पत्र होता है, जो प्रकाशित पुस्तकें होती हैं, इनमें लिखने वाले लोग जो होते हैं वो अपनी मानसिकता के हिसाब से लिखते हैं। तो हो सकता है किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, तो इतिहास को देखने का दृष्टिकोण अलग हो जाता है। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत से जो हमें ज्ञानी प्राप्त होती है वो एकदम सही प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो प्रामाणिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिलेख और प्राचीन अवशेष, यानी जो ज़मीन के भीतर से प्राप्त हो। लेकिन यहाँ स्रोत पूछ रहा है, स्रोत का मतलब हम लोग शोध पत्र और प्रकाशित पुस्तक मानेंगे। अगर पुरातात्विक स्रोत पूछा जाता तब हो जाता अभिलेख और प्राचीन अवशेष, यानी पुराने जो भी टूटे फूटे सरसामान मिले वो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से क्या सही है। तो पढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में
अभिलेख महत्वपूर्ण है, बात सही है, महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास अभिलेख नहीं होंगे यानी कि पुरातात्विक स्रोत नहीं होंगे तो भैया हम तो इतिहास जान ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है। दूसरा, प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में आधुनिक लेखकों के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राचीन भारतीय का इतिहास पढ़ने के लिए हमें आधुनिक लेखकों की क्यों जरूरत पड़ेगी, हमें प्राचीन लेखकों की ज़रूरत पड़ेगी ना दोस्तों, जो प्राचीन भारत का इतिहास लिखते होंगे। हमें आधुनिक भारत के इतिहास लिखने वालों के लेखकों की क्यों जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला सवाल है अगला पॉइंट है, आधुनिक इतिहास लेखन का प्राचीन भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण संबंध है। बिल्कुल सही है। हम लोग आज जो कुछ भी हैं, हम लोग आज जो कुछ भी लिखते पढ़ते समझते हैं, वो सारी की सारी लेखन प्रचली या जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन है वो कहाँ से आया है, प्राचीन भारत से ही आया है। हम लोग चेंज हुए भी कहाँ से, प्राचीन से ही। लगातार चेंज आया, हमारे व्यवहारों में चेंज आया, हमारे विचारों में चेंज आया, तो वह प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण संबंध है। तो बात सही है, आधुनिक का प्राचीन से संबंध है, एकदम अतीत का ही संबंध हमारे आज के वर्तमान से होता है। तो ये तो बिल्कुल ही सही हो गया दोस्तों। अगला है, शोध क्षेत्र की समस्याओं को समझाने के लिए स्रोत आदि महत्वपूर्ण है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से एकदम सही है। आप शोध कर रहे हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने में जो समस्या आ रही है उस समस्या को समझाने के लिए आप किसी न किसी स्रोत का तो सहारा लेंगे, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो या पुरातात्विक स्रोत हो। तो ये तो बिल्कुल ही सही है। तो इसमें जो गलत है, इसमें क्या पूछा था कि कौन गलत है, तो इसमें जो गलत है वो है बी, है ना। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये भी दोस्तों यही पूछ रहा है, सही नहीं है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। प्रागैतिहासिक काल के रासायनिक औजार सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये तो बिल्कुल ही सही है। हम लोग जानते हैं कि रासायनिक औजार जो हैं वो सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं, चौपानी मांडू से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हम लोग जानते हैं चौपानी पांडु से मध्य पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, और जंगली चावल भी प्राप्त हुए हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अब है, ताम उपकरण के लिए प्रसिद्ध गणेश्वर महाराष्ट्र में है। ये गलत हो गया। ये गणेश्वर जो है महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, ये है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कभी कभी घुमा के सवाल आता है कि गणेश्वर संस्कृति भी कहाँ है, तो वह राजस्थान में है। कैथा संस्कृति हम लोगों ने पढ़ रखा है। कैथा संस्कृति कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो हम जानते हैं हमारा सी उत्तर गलत है, लेकिन हमारे लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता। देखिए दोस्तों, राख के टीलों के लिए, राख का टीला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सवाल आता है, राख का टीला कहाँ कहाँ पाया गया है ना। लेकिन ये देखिए, ये ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछा गया, राख का टीला कहाँ नहीं पाया गया है। इसका मतलब इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन है जहाँ राख के टीले पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो राख के टीले जो पाए गए हैं वह पाए गए हैं उतनूर से, कुपगल से और पालवाप से। बुर्ज होम से नहीं पाए गए हैं, क्योंकि बुर्ज होम कहाँ है दोस्तों, कश्मीर में। यहाँ से क्या पाया गया है, यहाँ से पाया गया है मालिक के साथ कुत्ते की दफनाने की कब्र मिली है। मालिक के साथ क्या मिला है, कुत्ता या कोई अन्य जानवर, है ना, कुत्ते दफनाने वाली कब्र, है ना, ये मिले हैं। लेकिन इन तीनों की जगह से क्या मिला है, इन तीनों की जगह से मिला है हमें राख का टीला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले। और बुर्ज होम से मैंने आपको बताया था हार्वेस्टर भी मिला है। हार्वेस्टर के बारे में बताया था ना, जो खेती करने के बाद कटाई करने के लिए आयताकार ढंग का, जिसको हिंदी में गरासा कहते हैं, है ना। तो गरासा कहाँ से प्राप्त हुआ है, वह भी बुर्ज होम कश्मीर से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सूची का मिलान करना है। तो इसमें मिलान करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। हम लोग कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से इसमें मिलान हो सके। इसमें मिलान करने में दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जो हमारा वीरभानपुर है यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा लुटेश्वर है यह गुजरात में ही पड़ता है। और पैसरा जो है यह चिरांद में पड़ता है। चिरांद मैंने बिहार में। और सराय नाहर जो है यह यूपी में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट और भोजन संग्रह। तो मैंने आपको बताया था कि जब शुरुआती पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल के लोग, यानी कि मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, इस समय के लोग क्या थे? इस समय के लोग खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? खाद्य संग्राहक, यानी कि ये भोजन का संग्रह करते थे, जिधर तिधर से जमा करके खाते थे, तो खाद्य संग्राहक थे। आखेट का मतलब होता है दोस्तों शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। तो वही तो ये पूछ रहा ना कि किस समय के जो लोग थे। पहले तो ये पता चल गया कि खाद्य संग्रह कब थे और शिकार करते थे, तो ये पूरा पाषाण काल के लोग थे। यह हमें इसके और साथ साथ क्या है, भोजन संग्रह की अवस्था से, ठीक है, पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में प्राचीनतम साक्ष्य। मतलब पूरा पाषाण काल से ऐसा कौन सा चरण आया कि ये लोग खाद्य संग्राहक और शिकारी से कृषक हो गए और साथ साथ क्या हो गए? पशुपालक भी हो गए, है ना। ये चेंजेस आया इनके जीवन में। तो कौन सा काल था? तो हम लोग जानते हैं कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? नव पाषाण काल में हुई, और नव पाषाण काल में ही पशुपालक भी हो गए। तो नव पाषाण काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नव पाषाण काल, ये आपको दूसरा सवाल, पहला सवाल समझ में आ गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा टेक्निक समझ में आ गया। अब आते हैं सवाल की तरफ कि ये जो सवाल पूछा कि इस काल से इस काल तक, यानी पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक, पूरा पाषाण काल में लोग क्या थे? खाद्य संग्राहक थे और शिकारी थे। तो पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल यानी कृषक और पशुपालक बनने तक में की जो अवस्था हमें प्राप्त हुई, ये किस स्थान से हमें प्राप्त हुई है? तो यह हमें प्राप्त हुई है मेहरगढ़ से। क्यों? मेहरगढ़ में मैंने आपको बताया था कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। ये आप नोट के लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण, है ना, कहाँ से मिलता है? तब मेहरगढ़ से ही मिलता है। ठीक है, और ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। दोस्तों ये सब ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है ना, बलूचिस्तान में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक देने वाली खानें भारत के किस भाग में हैं? मतलब कि जो धातु हमें प्राप्त होता है भारतीय उपमहाद्वीप में, उसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से ज़्यादा धातु हमें प्राप्त होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा धातु प्राप्त होता है। ठीक है, वह है बिहार, वह है गुजरात और है राजस्थान। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तमिलनाडु से हमें धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है? है ना, तो ऐसा कौन सा स्थल है जो नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो अरिकमेडु जो है ये नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है। ठीक है, अरिकमेडु क्या है पड़ता है? तो ये पड़ता है पौंडीचेरी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है पौंडीचेरी में। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम तो अब पुडुचेरी रखा गया है ना, तो पौंडीचेरी में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ यह किस काम के लिए फेमस था? रोमन व्यापार के लिए फेमस था। रोमन व्यापार के लिए यह फेमस हुआ करता था। ठीक है ना, भारतीय केंद्र था उस समय। तो और इसी समय नीलकंठ शास्त्री थे। नीलकंठ शास्त्री ने ही पौंडीचेरी को कहा था, क्या कहा था? कि यह जो है रोमन बस्ती है। क्या है? रोमन बस्ती है। पौंडीचेरी को क्या कहा गया है? रोमन बस्ती कहा। रोमन बस्ती किसने कहा? नीलकंठ शास्त्री ने कहा। इसका मतलब ये तो सवाल क्लियर हो गया दोस्तों। और एक बात आप याद रख लें, यहाँ पूछा नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है, तो नहीं तो अरिकमेडु है। तो इसका मतलब ब्रह्मगिरी, संगलकल्लू और पिकलीहल, ये तीनों के तीनों स्थल क्या हैं? नव पाषाण कालीन स्थल हैं।
ठीक है, इसे नोट कर लें दोस्तों। मैंने आपको बोला था ना कि नवपाषाणकालीन कुछ स्थल हैं, मध्यपाषाणकालीन कुछ स्थल हैं, पुरापाषाणकालीन कुछ स्थल हैं, तो सबका एक टैब बना लें। मुश्किल से 4 5 6 सबके नाम होंगे, वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, अभी पिछले कुछ समय पहले कहाँ एक अश्मीकृत शिशु कपाल मिला है। देखिए दोस्तों, अश्मीकृत का मतलब होता है पॉलिश किया हुआ। ठीक है, कहाँ से पॉलिश किया हुआ है ना, एकदम पॉलिश किया हुआ एकदम शिशु कपाल कहाँ से मिला, बच्चे की खोपड़ी कहाँ से मिली है, ये सवाल बहुत बार आता है। चूँकि ये तो लेटेस्ट रिसर्च है, ये तो आएगा ही। तो ये मिला है औरदे से। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, औरदे से मिला है ना। और हथनौड़ा से क्या मिला था, यहाँ हथनौड़ा से मानव कपाल मिला था। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, है ना। मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में भी कि हथनौड़ा से मानव कपाल मिला था, और साथ ही साथ क्या मिला था, हाथियों का जीवाश्म भी मिला था। क्या मिला था, हाथियों का जीवाश्म, हाथियों का जीवाश्म, है ना, जिसे नम्रिकस भी कहा गया। तो वो तो मैंने लिखा रखा आपको। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, अश्मीकृत शिशु कपाल, ये मानव कपाल हथनौड़ा से मिला है, लेकिन शिशु कपाल जब पूछा जाएगा तो वह कहाँ से मिला है, औरदे से मिला है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है, कई बार आ चुका है ना दोस्तों। तो इसे आप ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, हर तरह के एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न तो आया है, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो, टीईटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो, ये आता रहता है। तो इसे ज़रूर देखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, अगला सवाल है सॉरी दोस्तों, लगता है पीपीटी ख़त्म हो गया है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बहुत सारे सवाल लेकर के आऊँगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही ढंग के क्वेश्चंस होंगे। आप उन्हें प्लीज़ बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, और ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशंस मिलेंगे और इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लाने का और नेट जेआरएफ में कामयाबी हासिल कराने का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।